हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल KYSSC। तो हम लोग इस चैनल पे पिछले क्लासेस में आर्टिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग आर्टिकल का खात्मा कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है वहाँ पे जाके देख लीजिए। ये पार्ट्स है, ये शेड्यूल है, फिर जितने भी ये आर्टिकल है ये देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 5 और पार्ट 6 तक पढ़ लिया था। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताया था, वो भी देख लीजिएगा। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं पार्ट 8 से, क्योंकि पार्ट 7 को तो पार्ट 7 को क्या किया गया था, रिपील किया गया था। ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने 6 तक पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट नंबर 6 तक पढ़ लिया था और पार्ट नंबर 7 को रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। तो पार्ट नंबर 8 है। आज भी ध्यान में रखिएगा कि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर डाला था कि ओनली ब्लू कलर आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, तो ब्लैक कलर में जो आर्टिकल होगा उसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, कोई कलर ले लो। हाँ, ये हमारे लिए नहीं काम का है। ठीक है, चलिए देखिए, पार्ट नंबर 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज। इसका आर्टिकल है 239 टू 242, कोई काम का नहीं है। ठीक है, अगर मतलब आप लोगों को पढ़ना है तो बस ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो और कुछ नहीं। पार्ट नंबर 9, हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट भी पूछता है कि पार्ट नंबर 9 में क्या है, तो पार्ट नंबर 9 में पंचायत है। ठीक है, और आप लोगों को याद करने के लिए मैं जगह जगह थोड़ा सा इमोजी का यूज किया हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 243 से लेके 243 ओ तक। जो ओ रीजनिंग में हम लोग कैपिटल, ये जो कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं ना, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, तो उसमें ओ नंबर पे है। ठीक है, वो 15 नंबर। ठीक है, तो 243 कैसे ध्यान में रखेंगे कि 243 आर्टिकल इससे रिलेटेड है, तो 2 3 4 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो मतलब कि अगर भूल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो सब ऐसा अगर दिमाग में रहेगा कि 2 3 4 था और ऑप्शन में ये कोई जरूरी थोड़ी है कि 234 ही देगा, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं कि 243 है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था। ठीक है, और पहली बार इसको जस्ट सेकेंड, पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था राजस्थान में। मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, और वो डे था आपको 2 अक्टूबर था। ठीक है, 1959। ओके, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि पहली बार कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान के नागौर में। 243 आर्टिकल में क्या है, इसका पंचायत का डिफिनेशन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, फंडामेंटल राइट पढ़ा था, तो वहाँ पे 12 नंबर में क्या था, उसका डिफिनेशन था। ठीक है, तो उसी तरह जब भी कोई मतलब कि एक बॉडी चालू होती है तो उसका ऊपर में डिफिनेशन होता है। DPSP हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो देखा था 36 में क्या है, उसका डिफिनेशन है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी 243 में डिफिनेशन है। 243A में क्या है, ग्राम सभा क्या होता है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे डिफिनेशन है, प्रोवाइड द डिफिनेशन। इसमें क्या क्या आएगा, पंचायत आता है, ग्राम सभा आता है, इंटरमीडिएट लेवल आता है। ग्राम सभा में इंपावर द ग्राम सभा टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द फंक्शन एट अ विलेज लेवल। तो विलेज लेवल पे देखिए, इसके डिफिनेशन में ग्राम सभा, इंटरमीडिएट लेवल और पंचायत आएगा। और 243A में स्पेसिफिकली ग्राम सभा के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, इतना ये जरूरी नहीं है, जरूरी देखिए अब आएगा। यहाँ से लेके 243B से लेके 243K तक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, और जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है बस वही सुनिएगा, मतलब वही याद रखिएगा। और इसको मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। 243B में क्या है, बी फॉर बनेगी। ठीक है, बनेगी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। किसी चीज को बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही तो करते हैं ना, कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत कैसे होता है, मैंडेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। हर एक स्टेट में जहाँ की विलेज का जनसंख्या कितना 20 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ पे विलेज पंचायत बनाना जरूरी है। ये भी PYQ में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये क्या होता है, विलेज लेवल पे बनता है, और इंटरमीडिएट पे लेवल पे बनता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल वाले के लिए 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए। सी हो गया, सी फॉर कंपोजिशन। जब वो बॉडी बन जाएगी पंचायत, तो उसमें कौन कौन लोग होंगे ये बताया जाएगा आर्टिकल नंबर सी से, 243C, सी फॉर कंपोजिशन। प्रोविजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द सीट, कितना उसमें सीट होगा, कितना रिजर्वेशन होगा। जैसे पता है कि 1/3 रिजर्व किसके लिए होता है, विमेन के लिए होता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। 243D फॉर क्या होता है, डी फॉर दलित हो गया, तो दलित के लिए इसमें रिजर्वेशन की बात की जाती है, SC ST। ठीक है, 1/3 इनके लिए भी रिजर्व रहता है, 1/3 ऑफ द टोटल सीट रिजर्व फॉर द विमेन। 243E क्या आता है, 5वें नंबर पे आता है, जो अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं। तो ई क्या होता है, इनका 5 साल का इनका टर्म हो गया, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। एफ हो गया, एफ मतलब फेल, फेल मतलब डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप।
कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं इनका डिस्क्वालिफिकेशन। जी हो गया, जी मतलब गोली। देखते हैं हम लोग जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? दवा खाते हैं ना, तो इसको हम लोग अपना कॉमन मतलब कि घर द्वार मतलब कि घर के लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि गोली खा लो तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। दवा, मेडिसिन की ये बात हो रही है, मेडिसिन। तो वही हो गया, गोली खाइएगा तो पावर मिलेगा, विटामिन की जो गोली खाइएगा तो पावर मिलेगा, तो पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। 243 एच क्या हो गया? एच ये टैक्स रिलेटेड, क्या? हाउस टैक्स। जैसे देखते हैं जहाँ पर भी आप लोग रहते होंगे देखते होंगे कि हाउस टैक्स भी लगता है, मतलब कि साल भर में बहुत मिनिमल टैक्स भी लगता है घर का, मतलब 50 रुपया 100 रुपया ऐसे, मतलब कि मिनिमल टैक्स रखता है रेसिडेंशियल होम टैक्स, हाउस टैक्स लगता है। अथॉरिटीज ये इसको पंचायत मतलब कि कलेक्ट करता है, लेवी भी करता है, लगाता भी है, कलेक्ट भी करता है और अप्रोप्रिएट भी करता है, मतलब कहाँ उसको खर्च करना है। आई हो गया, आई से इनकम हो गया, इनकम मतलब पैसा, तो पैसे कौन देखेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 243 आई और इनका 5 साल का टर्म होता है, ओके। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। इसके बाद है जे। जे हो गया, जे से क्या हो गया? जांच। जांच जांच क्या होता है? ऑडिट होता है, तो ऑडिट ऑफ अकाउंट, ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट एज पर द स्टेट लॉज। 243 के से क्या हो गया? के से इलेक्शन, थोड़ा सा राइमिंग जैसा लग रहा है ना, के इलेक्शन, के इलेक्शन, इलेक्शन, ठीक है। के थोड़ा राइमिंग है, बढ़िया। तो इनका स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, तो यहाँ तक हो गया। और इसके बाद इसमें जो आर्टिकल है उसको पढ़िए ही नहीं, भूल जाइए उसको, ठीक है। इसके बाद देखिए 9A में म्यूनिसिपैलिटीज है, इनका आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका ये कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल। ईयर देखिए दोनों का सेम है, ठीक है। और एक ये ध्यान में रखिएगा कि पार्ट 9A इंपॉर्टेंट है, जैसे पार्ट 9 पूछता है कि किससे रिलेटेड है? पंचायत से। पार्ट 9A किससे रिलेटेड है? म्यूनिसिपैलिटी से। दोनों एक ही साथ बना था, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये गाँव के लिए, रूरल एरिया के लिए हो गया, ठीक है, रूरल एरिया के लिए गवर्नमेंट बॉडी हो गया, और ये क्या हो गया आपको? म्यूनिसिपैलिटी एरिया के लिए हो गया, मतलब कि अर्बन एरिया के लिए हो गया। और एक ध्यान में रखिएगा कि ये 9 शेड्यूल, ओके जस्ट ए सेकेंड, एक चीज़ यहाँ पे छूटा हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे एक पार्ट नंबर 9B भी होता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको डाला गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। इसके बाद है पार्ट नंबर 10 में शेड्यूल एरियाज। हाँ, इसके आर्टिकल को ध्यान रखिए या नहीं रखिए, ठीक है, लेकिन इसके पार्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने पार्ट सेपरेटली पढ़ा है, वहां पर भी पढ़ा ही है, देख लीजिएगा, इसके पार्ट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 11 इसमें है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। इसके आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ बस एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ये कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि 7th शेड्यूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या है कि उसमें डिवाइडेड है कि सेंटर के पास कितने सब्जेक्ट रहेंगे, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, और एक कौन सा होता है? हाँ, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं। इनके अलावा एक हमारे पास होता है रिसिड्यूरी सब्जेक्ट। इसमें तो हो गया पूरा सेंटर केवल लॉ बनाएगा, इस पे स्टेट केवल लॉ बनाएगा, और इस पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर पहले बनाएगा तो सेंटर का प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट, ठीक है। और रिसिड्यूरी होता है कि जो इन तीनों में नहीं आता है वो आता है रिसिड्यूरी में, और इस पे कंट्रोल किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया IT डिपार्टमेंट, ठीक है, IT डिपार्टमेंट जो अभी इंटरनेट पढ़ रहे हैं, तो उस और रिसिड्यूरी लाने का मतलब क्या है? रिसिड्यूरी लाने का ये मतलब कि जो तीनों लिस्ट के अलावा जो नई नई सब्जेक्ट मतलब कि इजाद हो रही हैं, जो इंट्रोड्यूस हो रही है, उन सबको रिसिड्यूरी में डाला जाएगा, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉज बनाएगी। पार्ट नंबर 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट सूट। इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 279A GST काउंसिल। जैसे GST काउंसिल बनाया जाता है ना, GST काउंसिल किस लिए बनाया गया था? GST काउंसिल आप लोगों को बनाया गया था
जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी रेट को फिक्स्ड करता है, ठीक है, कि किस पे कितना कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, इनकम टैक्स किस पे कितना लगेगा, अलग अलग स्लैब को डिसाइड करती है। और ये क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। इसके हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हो गया हमारा 280 कौन हो गया? फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल के बाद बनाया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हो गया रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन किस में है? आर्टिकल नंबर 281 में, ठीक है। तो ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हो गया पार्ट नंबर 12, 301 से 307, कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। पार्ट नंबर 14 में है, हाँ देखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 आर्टिकल है। पार्ट नंबर 14, पहला काम इसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि ये क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी के अंदर यूपीएससी आता है, ठीक है, इसी के अंदर स्टेट पीसीएस आते हैं। तो एक है 312 आर्टिकल, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का सिर्फ ये शॉर्ट वाला ध्यान में रखिएगा, ये ऑल इंडिया सर्विस, जस्ट सेकेंड, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, AIS, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जैसे IPS होते हैं, IAS होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं? ऑल इंडिया सर्विस, मतलब इनका एलोकेशन जो होता है, जो मतलब इनको जो कार्यभार दिए जाते हैं वो इंडिया में कहीं पर भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 312। और इस पे सबसे ज़्यादा मतलब कि कौन इस पे लॉ बनाता है? तो इस पे आपको राज्यसभा के पास कुछ मतलब कि स्पेसिफिक मतलब कि क्या होते हैं इसके पास? स्पेशल बोल सकते हैं कि स्पेशल क्या होते हैं उनके पास? पावर होते हैं टू मेक द ऑल इंडिया सर्विस बॉडी, ठीक है। इसके बाद 315 हो गया और 323 हो गया। 315 क्या होता है? 315 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट, वही हो गया। इसके अंदर स्पेसिफिकली आएगा यूपीएससी, और स्टेट पीसीएस जो आएगा वो 315 के अंदर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ताकि याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यूपीएससी लिखा रहेगा तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्या करेंगे ये कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनको अपने लास्ट में ईयर में क्या करना होता है कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को रिपोर्ट देना पड़ता है कि हाँ हाँ ये हमारे डिपार्टमेंट में ये काम हुआ, इतना मतलब प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको पार्लियामेंट में देना है तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड गवर्नर को दिया जाएगा, ओके। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 14 हो गया, पार्ट नंबर 14A, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 14A ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल। अच्छा ये बताइए, ट्रिब्यूनल जैसे कोर्ट होते हैं, ठीक है, आप ही खुद ही सोचिए कि कोर्ट को लाने की, एक तो पहले से ही हमारे पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट है, इसके बाद हर एक मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। फिर ये एडिशनल कोर्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए लाना पड़ा क्योंकि मतलब कि अलग ये स्पेसिफिक चीज़ों को देखेगा, ये ट्रिब्यूनल जो होगा स्पेसिफिक चीज़ों को देखेगा, और इतने केसेस पेंडिंग हो रहे हैं हमारे जुडिशियरी में, उसको थोड़ा सा बर्डन को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल को लाया गया, ठीक है। ये लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये कब हुआ था, किसके टाइम में हुआ था? तो ये हुआ था आपको इंदिरा गांधी के टाइम में। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बहुत सारे, लगभग 20 से 22 चेंजेज इसमें हुए हैं, ठीक है, 20 से 22 चेंजेज। और जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा स्पेसिफिकली, ओके। और हाँ, और जब इनके बाद आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कौन लेके आया था? मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। उनके गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जितनी भी काम की थी ना उनको रिवर्स कर दिया गया, ठीक है, किसकी? मोरारजी देसाई के द्वारा। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये पूछता है और यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। इसमें 2 ट्रिब्यूनल होते हैं,
एक होता है 323A में और एक होता है 323B में। 323A क्या बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ए हो गया, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अदर ट्रिब्यूनल आ जाते हैं 323B में। तो ये दो क्यों बनाने पड़े, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को देखता है। जैसे कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इशू होगा वो कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखेगा, ठीक है। और जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दिल्ली में बैठता है, जो कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कहाँ है ये, दिल्ली में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हो गया अदर बात के लिए, ठीक है, ये जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो अदर मैटर आएंगे वो आ जाएंगे 323B में। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 15। हाँ देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन है, ठीक है। ये पूछ देता है स्पेसिफिकली कि पार्ट नंबर इलेक्शन का पार्ट बताइए, तो ये कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर 15। इसमें आर्टिकल होते हैं 324 टू 329। टोटल कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है। ओके, अच्छा, इससे ध्यान में आया कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जब पढ़ते होंगे ना, मैथ्स पढ़ते होंगे, तो क्वांट को जब सोल्व कर रहे होंगे तो उसमें आता है कि ए नंबर और बी नंबर के बीच में कितने हैं, कितने मतलब कि नंबर है, और कुछ मतलब कॉमन डिफरेंस को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे क्या एक फार्मूला यूज होता है कि बी माइनस ए बाई कॉमन डिफरेंस, ओके, और प्लस में 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 321 माइनस 324 और कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, +1, ये 29 में से 24 गया, 5 5 + 1 6, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों जब इंक्लूडेड हो तब, अगर एक्सक्लूड करके पूछे तो वहाँ पे जो +1 कर रहे थे यहाँ पे वो -1 हो जाएगा, ठीक है। b माइनस ए कॉमन डिफरेंस -1 हो जाएगा वहाँ पे। ओके, एनीवे 324 क्या बोलता है, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन। और इलेक्शन जो नेशनल लेवल पे, मतलब कि इंडियन लेवल पे, जो यूनियन लेवल पे इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो कहाँ कहाँ का इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, तो वो करवाते हैं आपको पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली राज्यसभा का, लोकसभा का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, और प्लस में स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का। और तब बोलिएगा कि सर स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो क्यों नहीं कराता स्टेट का, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो काम करता है आपको पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटी का, इसके जिम्मा काम होता है, वो नीचे वाले को देखता है, इलेक्शन करवाता है, ठीक है। ओके, तो यही हो गया, पावर ऑफ इलेक्शन हो गया 324 में, ठीक है। 3 2 5 3 2 4 2 3 4 ऐसे कुछ है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कुछ ऐसे ही 243, किधर गया, 243, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, 324। इसके बाद हो गया 325। चलिए, इसके लिए एक जो ट्रिक है पहले इसको ही देख लेते हैं। इसका ट्रिक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है, कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, ठीक है, केवल एक ही इलेक्शन कमीशन होते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि एक तो इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और प्लस में 2 इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे, ठीक है। ये हुआ था 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू, ठीक है। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो माइंड में रिकॉल आ रहा है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ से कोई मतलब कि ज़्यादा मतलब बर्डन लेने की जरूरत नहीं, वो बार बार मैं बताते रहूँगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लू है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि 1 वोट कैन सेव द क्लीन इलेक्शन, मतलब एक वोट, जैसे बोला जाता है ना कि ईच एंड एवरी वोट इज इक्वल, ओके, तो ये बोल रहे हैं कि 1 वोट कैन सेव क्लीन इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन से हो गया, इलेक्शन कमीशन 1 से हो गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉल रोल नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉल होगा, ठीक है, मतलब हर एक आदमी को एक वोट का अधिकार होगा और किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ना कलर के बेसिस पे, ना ऊंच के बेसिस पे, ना नीच के बेसिस पे, किसी बेसिस पे नहीं, ठीक है। और वोट हो गया, वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या बोलता है कि जो लोग भी 18+ ईयर्स एज वाले हैं वो वोट दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है 326 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ध्यान में रखिएगा। कैन से हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट हैव अ पावर टू मेक अ इलेक्शन लॉज, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इलेक्शन लॉज बनाए, ठीक है। इलेक्शन लॉ हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इलेक्शन लॉ है, एक होता है इलेक्शन, ये है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, ठीक है, वो इसी के थ्रू बना था, पार्लियामेंट ने बनाया था ये 327 के अंदर। अब क्या है, स्टेट भी इस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर पावर टू मेक अ इलेक्शन लॉज, ये दिया हुआ है, जस्ट पहले पार्लियामेंट बनाएगी फिर स्टेट, तो कैन से हो गया सेंट्रल और सेफ से हो गया स्टेट। इसके बाद हो गया क्लीन इलेक्शन, कहने का ये मतलब कि जब भी इलेक्शन की बात हो तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, कोर्ट्स बार्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग, बार किया गया कोर्ट, तुम देखा देखी मत करना, तुम टोका टोकी मत करना, ठीक है, तभी ये क्लीन इलेक्शन होगा, फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है, तो 329। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 में क्या है, ये बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है पार्ट नंबर 16 में, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो केवल 3 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसमें आता है 330 से लेकर 342 13 आर्टिकल आते हैं, लेकिन केवल 3 ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एक हो गया 338A और 338B, तीनों 338 ही है, बस पहले वाले में ए नहीं है, दूसरे वाले में ए है, तीसरे वाले में बी है। कैसे ध्यान में रखेंगे, तो पहले है शेड्यूल कास्ट के लिए, पहले है शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल है, इसके बाद है शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल, और इसके बाद है ओबीसी के लिए आर्टिकल, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, और एक और चीज बता दूं कि ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम ये होता है कि ये देखें कि शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जितने भी स्कीम आए हैं, या क्या मतलब कि शेड्यूल कास्ट में चेंजेज आए हैं, कौन किस किस मतलब कि किस नाम को, किस ट्राइबल पीपल को शेड्यूल कास्ट में, सॉरी, किस ट्राइबल को शेड्यूल कास्ट में डाला गया, ट्राइब्स में डाला गया, किसको निकाला गया, ये सारा रिपोर्ट फिर ये ले जाके किसको देंगे, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, और प्रेसिडेंट फिर क्या करेगा, पार्लियामेंट के समक्ष ले जाएगा, ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष, और फिर जरूरत पड़ेगी तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट में भी होगा, ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बस ध्यान में रखिएगा, ये लिख लीजिए कि इनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 3 इयर्स, ठीक है, इनका भी और इनका भी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 17। पार्ट नंबर 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल कितना है, 343 से लेके 351 तक, ओके। इसमें भी केवल क्या है, हमारे पास 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 3 2 5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, एक है, पहला हो गया 343, इसमें ये बताया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट में कौन यूज़ करेगी, तो हिंदी यूज़ करेगी, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये यूनियन के बारे में बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ओहो, ठीक है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो किसमें वहाँ पे मतलब कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कार्यक्रम होगा किस लैंग्वेज में होगा, या तो हिंदी में होगा, ठीक है, और नहीं तो कोई भी एनी लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, एनी लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, बस जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका परमिशन होना चाहिए, और किसी भी लैंग्वेज में अपनी बात को रख सकते हैं एमएलए, ठीक है, या मेंबर लोग। 350A में क्या है, फैसिलिटेट फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज। तो जो प्राइमरी स्टेज की प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मदर टंग में पढ़ाने के लिए बताया गया है, किसमें, आर्टिकल नंबर 350A में। 350B में क्या है, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ऑफिसर है, और ये भी क्या है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसके बाद हो गया 351 में ये बताया गया है कि हिंदी को और बढ़ाने के लिए उसका और मतलब कि
फैलाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ये लिखा हुआ है डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, आर्टिकल नंबर 351 में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट नंबर 18। हाँ, ये भी पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछता है कि इमरजेंसी प्रोविजन का पार्ट कौन सा है, और हम लोग कंफ्यूज किस में कर जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज करते हैं इससे 15 से और 18 से। ठीक है, तो इलेक्शन पहले आता है 15 का, और 18 का इमरजेंसी वाला बाद में आता है। ठीक है, ओके। इसमें तो आर्टिकल बहुत सारे हैं कि 352 से लेके 360 तक है, 9 आर्टिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट केवल 3 ही है। 352, और ये ध्यान में रखिए, इससे 4 जोड़िए 356, 356 में 4 जोड़िए 360। ठीक है, 4 4 जोड़ते रहिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज कर देता हूँ इसको, +4 +4। ठीक है, हाँ, पहले वाले में नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और अभी तक हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। कब कब हुआ था, एक हुआ था आपको 1962 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1962 में हुआ था, 1971 में हुआ था, और 1975 में हुआ था। 1962 में आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ये इस टाइम क्या हुआ था, इंडो चाइना वार हुआ था। ठीक है, इंडो चाइना वार हुआ था, और कौन थे इस टाइम हमारे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, फिर 1971 कब हुआ, जब बांग्लादेश को सेपरेट करना रहा पाकिस्तान से, तब हुआ। ठीक है, इस टाइम कौन थी हमारी पीएम, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और इसके बाद 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगवाया था। ठीक है, ये तो दोनों हो गया, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गया, और ये था इंटरनल इमरजेंसी, मतलब कि ये अंदर, हमारे देश के अंदर जो मतलब कि दिक्कतें हो रही थी, आर्म्ड रिवेलियन, उसके कारण से लगा था 1975 का। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 356 क्या बात करता है, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल की बात करता है कि जो स्टेट में लगा हुआ है। ठीक है, स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं या स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं 356 को, और ये सबसे ज़्यादा बार किस स्टेट में लग चुका है, मणिपुर में। ठीक है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैक्सिमम टाइम ये कहाँ लगा हुआ है, मणिपुर में, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में। और 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक ये एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो नील बटे सन्नाटा, ध्यान रखिएगा, अभी तक ये एक बार भी नहीं लगा है। इसके बाद हो गया पार्ट नंबर 20। पार्ट नंबर 20 में क्या है, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में, तो पार्ट नंबर 20 में, और आर्टिकल इससे 368 रिलेटेड है। ये अमेंडमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अमेंडमेंट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद हो गया यहाँ पे 3, हाँ, ये हो गया। इसके बाद हो गया पार्ट नंबर 21, टेम्प्रोरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन। इसमें तो आर्टिकल इतना है, लेकिन हमारे काम का आर्टिकल है बस इतना ही। ठीक है, और आज ये लास्ट है। चलिए देखिए, एक हो गया, पहले देखिए, हाँ, ये बहुत बार मतलब पूछ देता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 371 का ही केवल हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, पहले 371 है, इसके बाद ए से लेके जे तक है। ठीक है, ए से लेके जे तक बाद में है, पहले 371 है, मतलब 10 ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल कितने हैं, 11 हैं। इसमें बात किया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। ठीक है, पहले वाले में बात किया जाता है महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज इट्स कलर। महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में। ठीक है, इसके बाद 371 ए से लेके 371 जे तक जो होता है, उसके लिए हमारे पास ट्रिक है कि कोई एक लड़की है, ठीक है, और वो बोल रही है कि मेरा नाम NAMA नाम, यहाँ सॉरी, नाम में ध्यान रखिएगा 3 है, NAM नाम उसका क्या है, आसमा ASMA। और जीके कहाँ से पढ़ती है, जीके पढ़ती है KYSSC सर से। ठीक है, KYSSC सर से। ठीक है, ओके, तो ध्यान में रखिएगा, नाम आसमा है, जीके पढ़ रही है कहाँ से, जीके पढ़ रही है KYSSC सर से। ठीक है, जीके पढ़ती है कहाँ से, KYSSC सर से। लेट मी राइट इट, कि भूलिएगा नहीं,
KYSSC SSC सर से, ठीक है। चलिए, तो नाम हो गया, एन से हो गया नागालैंड, ए से हो गया असम, एम से हो गया मणिपुर, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए 2 आर्टिकल है, पहले ये आंध्र प्रदेश के बारे में बात करता है और दूसरा ये आंध्र प्रदेश के यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता है। डी बात करता है आंध्र प्रदेश और ई बात करता है आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी। इसके बाद हो गया एस फॉर सिक्किम हो गया, एम फॉर मिजोरम हो गया और ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश आता है, बाद में अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट वाला। जी फॉर गोवा एंड के फॉर कर्नाटका। और इधर वाला आर्टिकल है 371 ए बी सी डी ई, ये आंध्र प्रदेश पहले, इसके बाद इसकी यूनिवर्सिटी, इसके बाद एफ हो गया, एफ सिक्किम के लिए, जी हो गया मिजोरम के लिए, एच हो गया अरुणाचल प्रदेश, आई हो गया गोवा और जे हो गया कर्नाटका। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एम से जो है वो 3 स्टेट है, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, लेकिन इन सारे में 371 में मेघालय नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमें कंफ्यूजन से वो, हमें ऑप्शन से वो कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो मेघालय ध्यान में रखिएगा नहीं है। और पहले मणिपुर और मिजोरम में कौन आता है? पैसा है, एटीएम में पैसा है ना, तो पहले मणिपुर आता है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, राइट फ्रॉम द पार्ट्स, इसके बाद शेड्यूल और इसके बाद 448 जो आर्टिकल हैं, ठीक है, ओके 395 आर्टिकल है, पूरा का पूरा हम लोगों ने पूरे ट्रिक के मदद से और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। तो जाइए, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाइए वहां से देखिए। और इस पीडीएफ के लिए वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में क्या बोलते हैं वो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आधा 1 घंटा में मैं तुरंत अभी मतलब कि वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और वहाँ से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ओके। और तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, गॉड स्पीड।